नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो कांग्रेस फिर हारी। कांग्रेस ने फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक की। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फिर कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के प्रतिनिधियों यानी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी स्वीकारी। फिर सोनिया गांधी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस कमजोर हमारी वजह से हो रही है तो हम लोग कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, यानी हटने के लिए तैयार हैं, दूसरे लोग आकर कांग्रेस को संभाल लें। फिर G23 के नेता बैठक से पहले कुछ बोले, बैठक के दौरान कुछ बोले और बैठक के बाद कुछ बोले। बैठक से पहले इशारा किया गया कि नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए, संगठन के चुनाव होने चाहिए, संगठनों में जो आपस में जो खींचतानी चल रही है, भीतरघात चल रहा है, खेमेबाजी हो रही है, उस सब को दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। बैठक से पहले इस बार अशोक गहलोत ने और पिछली बार भी अशोक गहलोत ने ही कुछ इस तरह की बात कही थी कि गांधी नेहरू परिवार में सभी कांग्रेसियों की आस्था है। और देखिए, बीजेपी भी तो 2 सीटों पर कभी हुआ करती थी। माहौल संभाल लिया गया। चिंतन शिविर के लिए भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने कह दिया हमारे यहां कर लीजिए। चिंतन शिविर इससे पहले भी होते रहे हैं। चिंतन शिविर में चिंता भी होती रही है, लेकिन कांग्रेस की हालत खराब पर खराब, कमजोर पर कमजोर होती जा रही है। इस बैठक में ये एक बात निकलकर सामने आई, जैसा कि मीडिया में आ रहा है, कि सोनिया गांधी ने स्वीकारा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर निकालने में देरी की गई, पहले ये काम हो जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ। उस समय G23 के नेताओं ने भी ऐसा कुछ राय नहीं दी थी जो अब राय दे रहे हैं। हरीश चौधरी के लिए कहा जा रहा है, हरीश रावत के लिए माफ कीजिएगा, कहा जा रहा है कि उनको संगठन से की जिम्मेदारी से पहले ही अलग कर देना चाहिए था और उत्तराखंड के चुनाव में लगा देना चाहिए था। तो कौन रोक रहा था, किसने रोका था, फैसला उस समय क्यों नहीं हो पाया। बाहर के नेताओं ने भी इस तरह की राय क्यों सामने नहीं रखी जैसे अब राय रखी जा रही है। तो कांग्रेस में हो क्या रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद A.K. एंटनी की अध्यक्षता में एक एंटनी कमेटी बनाई गई थी जिसने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट वैसे धूल खाती रही, उसके बाद कुछ चीजें सामने आई और A.K. एंटनी सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए। क्या कहा जाए, कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, तो ये ग्लू का काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखा हुआ है, नहीं तो कांग्रेस बिखर जाएगी, कमजोर हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, राज्यों के अंदर झगड़े बढ़ जाएंगे। इस पर मार्क टेली, जो BBC के बड़े मशहूर पत्रकार रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी अपने एक लेख में। तो अब जब ये तीनों केंद्रीय नेतृत्व को संभाल रहे हैं कांग्रेस को, तब का कांग्रेस कौन सी मजबूत हो रही है, कौन से गुटबाजियां खत्म हो रही हैं, कौन सी खेमेबाजियों पर रोक लग रही है। तो इनके जाने के बाद भी ऐसा क्या और ज्यादा बिगड़ जाएगा। यानी इशारा कर रहे थे कि एक प्रयोग करके देख लो। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और कहा था कि ठीक है भाई, ना मैं रहूंगा अध्यक्ष, ना मेरी बहन प्रियंका गांधी रहेगी, आप लोग आपस में तय कर लीजिए, जिसे लाना है ले आइए। लेकिन उसके बाद 1.5 साल, पौने 2 साल गुजर गए और राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष बने नहीं। शायद अभी अगस्त सितंबर में फिर बन जाएं, और कोई और अध्यक्ष बना नहीं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं। G23 के नेताओं ने भी चिट्ठी लिखी थी, बड़ा हो हल्ला मचाया था। कभी कपिल सिब्बल के घर बैठक हो रही है, खाने पीने के दौरान चर्चा हो रही है, कभी गुलाम नबी आजाद साहब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई ये नहीं कहा कि भाई राहुल गांधी ने कह ही दिया कि वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते, ना प्रियंका, तो चलिए चुनाव क्यों नहीं करा लेते, हम में से कोई बन जाएगा। तो कोई नाम सामने क्यों नहीं आता। G23 का कोई नेता आगे बढ़कर क्यों नहीं कहता कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, या गैर G23 में से किसी नेता को राहुल गांधी क्यों इशारा नहीं करते कि या ये कमान संभालने के लिए तैयार है, इन्हें कमान सौंप दी जाए, हम भी बाहर से समर्थन करते रहेंगे, हमारा इनको मूक सहयोग मिलता रहे। ऐसा क्यों नहीं होता। राहुल गांधी या तो अध्यक्ष बने
फुल टाइम राजनीति करें 24/7 और कंसल्टेशन के बाद जो कुछ तय हो उस पर वो अड़े रहें और कह दें कि जो हमारी बात नहीं मानेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, वो जाना चाहे तो चला जाए। हालांकि जितेंद्र प्रसाद जब गए थे तब राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कुछ कहा भी गया था कि जो कांग्रेस की विचारधारा को अपना नहीं सकता वो जाना चाहे तो जाए, हम किसी को रोकने वाले नहीं है, जिसको जाना है चला जाए। लेकिन उसमें खींच ज्यादा दिखाई दे रही थी, जिसको जाना है चला जाए, लेकिन जो रुका है वो क्या करे, वो कैसे आगे बढ़े, जो कार्यकर्ता को कैसे उत्साह मिले। लीडरशिप से ही उत्साह मिलता है। अब देखिए बीजेपी 4 राज्यों के अंदर दोबारा सत्ता में आती है। मुख्यमंत्री एंटी इनकम्बेंसी को नहीं संभाल पाते, लेकिन प्रधानमंत्री एंटी इनकम्बेंसी को संभाल लेते हैं। पहले कहा जाता था कि लोकसभा चुनाव में मोदी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, टीना फैक्टर है। अब कहा जाने लगा है कि राज्यों में भी मोदी चुनाव मैदान में फिर उतर रहे हैं तो उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, टीना फैक्टर है। पहले ऐसा नहीं था। पहले बीजेपी हार रही थी लोकसभा चुनाव में, जहां जितनी वोट लेकर आती थी जिस राज्य में, उस राज्य में विधानसभा चुनाव होता था तो 8%, 6%, 10%, कुछ जगह 12%, झारखंड वगैरह में तो 20-22% तक वोट कम आया था बीजेपी का। लेकिन अब कहानी ऐसी नहीं है। 2018 की बात करें, 2018 जब जा रहा था तो जाते जाते राहुल गांधी की झोली में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान देकर गया था। इसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो राजस्थान की 25 सीटें लगातार दूसरी बार बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस हार जाती है, माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश की 39 सीटों में से इक्का दुक्का ही कांग्रेस के हाथ आती है। यहां तक कि 3/4 बहुमत करीब करीब लाने वाली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 3/4 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा 90% सीटें गंवा बैठती है, इक्का दुक्का सीट ही जीतती है। तो ये क्यों हो रहा है? इन सब पर कब विचार होगा, क्या रास्ता निकलेगा? पहली बात तो यह है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष बने, पार्टी में अनुशासन हो, गुटबाजियां दूर हो। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा आखिर कब तक चलता रहेगा? ऐसा ना हो कि 2023 के आखिरी में जब यहाँ विधानसभा का चुनाव हो और उसमें कांग्रेस हार जाए तो फिर सीडब्ल्यूसी की बैठक हो, चिंतन शिविर हो और सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा जाए कि राहुल गांधी या कोई कह दे, प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी कोई कह दे कि इस झगड़े का निपटारा पहले कर लेना चाहिए था तो बेहतर था। या फिर भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का जब झगड़ा चल रहा है, इसका फैसला 2023 में अगर कांग्रेस हार जाती है तो सीडब्ल्यूसी में क्या कोई कहेगा कि पहले फैसला हो जाता तो बेहतर रहता? ये भी कुछ सवाल उठते हैं। अब देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है। बीजेपी भी ये बात अच्छी तरह जानती है। बीजेपी की जुबान पर, उनके बड़े नेताओं की जुबान पर राहुल गांधी का नाम रहता है। गांधी नेहरू परिवार का परिवारवाद हमेशा उनकी जुबान पर रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हीरो बनने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विलेन की जरूरत होती है और विलेन का काम कांग्रेस या फिर राहुल गांधी करते रहे हैं। बीजेपी के मद्देनजर मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी एक बात और अच्छी तरह जानती है, बीजेपी को करीब 23 करोड़ वोट मिला था, कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिला था। 12 करोड़ वोट मिला लेकिन सीटें 52-54 के आसपास रही। सभी जानकार कहते हैं कि कांग्रेस अगर इन 12 करोड़ में 2-3 करोड़ का इजाफा कर लेती है तो सीटों की संख्या उनकी दुगनी हो सकती है। 3-4 करोड़ बढ़ गए कांग्रेस के और 3-4 करोड़ बीजेपी के घट गए तो मामला बड़ा नजदीकी बन सकता है। इस तरफ भी सब इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2-3-4 करोड़ जो वोटर हैं एक्स्ट्रा आपके पास यूं ही आने वाला नहीं है। 2014 में बीजेपी को 17-17.5 करोड़ वोट मिला था, जो 2019 में बढ़कर करीब 23 करोड़, 22 करोड़ 90 लाख हो गया था। करीब 5 करोड़ की जंप थी। कांग्रेस को 2014 में करीब 11 करोड़ वोट मिला था, जो बढ़कर 12 करोड़ हो गया था। तो आप 1-1.25 करोड़ बढ़ा पाए और उधर आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है वो 4.5-5 करोड़ वोट बढ़ा लिया था। तो इस फासले को कैसे पाटा जाएगा, इस तरफ कांग्रेस को ध्यान देना होगा। अगले 2 सालों में कुछ राज्यों में चुनाव हैं, खासतौर से इस साल गुजरात में चुनाव है, इस साल जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है, इस साल हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में 3 विधानसभा और 1 मंडी
लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, चारों सीटें बीजेपी से छीनी थी। तो इस पर आम आदमी पार्टी ज्यादा हिमाचल में सक्रिय नजर आती है इस समय, या कांग्रेस नजर आ रही है? आप खुद इसका अनुमान लगाइए। लोकसभा में 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है और कोई तीसरी पार्टी इसमें बीच में नहीं आती। और यहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% से लेकर 94% रहा है 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर हम मद्देनजर रखें। ये कैसे कम होगा? लगातार दूसरा चुनाव गुजरात में 26 की 26 आप हारते हैं, राजस्थान में 25 की 25 हारते हैं, दिल्ली में 7 की 7 आप हारते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल की कुल मिलाकर 9 सीटें लगातार आप हारते हैं, हरियाणा में इक्का दुक्का सीटें, छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का सीटें, मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का सीटें, उड़ीसा में इक्का दुक्का सीटें। राज्य विधानसभा चुनाव की बात करें, 30 साल से आप बिहार में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बड़ी मुश्किल से मध्य प्रदेश में लौट के आए थे, अब वहां नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, और भी कई राज्य हो सकते हैं। झारखंड में आप अपने दम पर सत्ता में आ ही नहीं सकते, तमिलनाडु में अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकते, आपको एक सहारे की जरूरत है। महाराष्ट्र में अपने दम पर कतई सत्ता में नहीं आ सकते। लेकिन जहां जहां अपने दम पर सत्ता में आने की गुंजाइश है, वहां हिमाचल भी है, वहां पर एक तरह से राजस्थान भी है, वहां पर पंजाब भी है, वहां पर हरियाणा भी है, वहां पर गुजरात भी है, वहां पर मध्य प्रदेश भी है, वहां पर छत्तीसगढ़ भी है। लेकिन उत्तराखंड जैसा चुनाव जो आपके पास था, बिल्कुल जीता हुआ चुनाव था, वो आप हार जाते हैं। पंजाब पर आप गलतियां पे गलतियां करते हैं। हरियाणा में भी विपक्षी दल के नाते आप अपनी भूमिका उस रूप में नहीं निभा पा रहे हैं। पिछला चुनाव तो हतोत्साही अंदाज में लड़ा था। अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उस समय कहा था कि अगर हमें पता होता कि हम चुनाव जीत भी सकते हैं तो थोड़ा दम लगाते, तो दम आप लगाते नहीं हैं। और उस पार्टी से मुकाबला हो रहा है जो पूरा दम लगाती है। 100% दम नहीं लगाती बीजेपी, 200% दम लगाती है। और यहां आप आधे अधूरे दम के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो आप कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? कांग्रेस का कितनी बचेगी? लगातार कमजोर होती जा रही है कांग्रेस, और नेतृत्व को ही चीजों को उठाने की जरूरत है। क्या CWC की बैठक में, या फिर चिंतन शिविर से, या चिंता करके, या व्हाइट पेपर निकाल कर चीजें आ सकती हैं आपके पास? अब हालत यह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस से समझौता करने में परहेज करने लगी हैं। हालत ये हो गई है। उधर बीजेपी ने अपना उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा चुनाव को देखें तो 40-42% वोट को जरूरी कर दिया है। उनको तो इससे ज्यादा वोट मिला। पहले 30% पर भी, 31% पर भी सरकार बनने की गुंजाइश बनी रहती थी। अब बीजेपी ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को चुनाव जीतना है तो 42, करीब 41-42% वोट तो हर सूरत में लाना ही होगा। 2 क्षेत्रीय पार्टियां भी आपस में मिल जाएं तो भी बीजेपी का यहां मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसा ही अगर कुछ और राज्यों में स्थितियां बनती गई तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? बिहार में आप ही देख ही रहे हैं, उड़ीसा में आप देख ही रहे हैं, आपने स्पेस पूरा बीजेपी को दे दिया। तेलंगाना में भी स्पेस बीजेपी को दे दिया करीब करीब। तो ऐसे में फिर आप कहां जाएंगे, किस रूप में आगे जाएंगे? ये भी एक विचारणीय सवाल है जिन पर बात होनी चाहिए, और खरी खरी बात होनी चाहिए। CWC की बैठक में कुछ खरी खरी बातें हुई, लेकिन खरी खरी बातों से ही काम चलने वाला नहीं है। कड़े फैसले लेने की जरूरत है, कड़े फैसलों पर कड़ाई से अमल करने की जरूरत है, और फिर निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। अब बीजेपी आपके सामने है। बीजेपी में प्रधानमंत्री को किसने कहा था कि 10 मार्च को नतीजे आए तो अगले दिन वो गुजरात चले जाएं? घर में आराम कर सकते थे, होली के बाद घर से निकलते, कोई उनको कुछ कहने वाला, टोकने वाला नहीं था। लेकिन उनको पता है कि ये जो टेम्पो बना है इसको विस्तार करने की जरूरत है, और गुजरात के अंदर इसको में चुनाव है तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। गुजरातियों के लोगों को लगे कि ये पार्टी बिल्कुल सीरियस है, ये पार्टी सत्ता में आने के लिए, सत्ता जो गुजरात में सत्ता है पिछले 1998 के बाद से है, वैसे देखा जाए तो उससे पहले 90 से है, करीब 32 सालों से है, उसको बनाए रखने के लिए पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। आपके पास एक पार्टी है,
आप कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं हमें बीजेपी की तरफ भी तो देखना चाहिए, बीजेपी की भी तो 2 सीटें आई थी, अब कांग्रेस की भी सीटें आई तो फिर हमारी भी सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन कैसे बढ़ जाएगी? बीजेपी ने जैसे 2 को 302 तक लाया, आपने 412 या 413 राजीव गांधी के समय मिली थी, वहां से आप 52 पर आ गए, 54 पर आ गए, और कितना नीचे गिरेंगे और कहां तक जाएंगे? और उठाने की जिम्मेदारी किसी विपक्षी पार्टी की नहीं है, प्रशांत किशोर की नहीं है, आपको अंदर ही ताकत पैदा करनी पड़ेगी। और आपके पास बेस तैयार है, 12 करोड़ वोट का बेस तैयार है। 12 करोड़ वोट तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को मिला लिया जाए तो उनके हिस्से में भी इतना वोट नहीं आया था। आप देखिए, ममता बनर्जी को 2.5 करोड़ के आसपास, 2-2.25 करोड़ वोट, मायावती को 1.5-2 करोड़ 2 करोड़ वोट, अखिलेश की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को 1-1.25 करोड़ वोट, एनसीपी या शिवसेना जैसी पार्टियों को, और स्टालिन को और केसीआर को, और उड़ीसा में नवीन पटनायक को लोकसभा चुनाव में करीब करीब इतना वोट मिलता रहा, 1 करोड़ के आसपास। तो मोटे तौर पर 7-8 पार्टियों को भी जोड़ा जाए तो उनका वोट भी 12 करोड़ बैठता नहीं है। आप यहां देखिए कि आम आदमी पार्टी छोटे से एक राज्य में थी जो पूरा राज्य भी नहीं था। पंजाब में देखिए किस ढंग से गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 27 लाख वोट मिला था, लेकिन उनके जो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, वो दम भर रहे हैं कि इनकलाब अब पूरे देश में आने वाला है, पूरे देश में ये चीजें शुरू होने वाली हैं, पूरे देश में हम मुकाबला करने वाले हैं। और अपने आप को उन्होंने बीजेपी का विकल्प के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है, सिर्फ 27 लाख वोट के आधार पर। गुजरात मॉडल की जगह लाए दिल्ली मॉडल। अब कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल के बाद पंजाब मॉडल आएगा, और पंजाब मॉडल के बाद, जिस ढंग से गुजरात मॉडल के बाद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए थे, उस ढंग से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये दावे हो रहे हैं, परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस इस सबके बीच में कहां है? 12 करोड़ वोटों पे आप बैठे हो। मेरे को पसीना आ गया बात करते करते, थोड़ा रंग भी चेंज हुआ पीछे। कांग्रेस कब पसीना बहाना सीखेगी? 2014 में कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए था, जब 50 से नीचे सीटें आई थी, कि अगले 10 साल तक पसीना ही पसीना बहाना है, सड़क पर ही रहना है, घर नहीं जाना है। तो 2024 में कांग्रेस किसी और रूप में सामने आ रही होती। लेकिन अभी 2024 सर पर है, और कांग्रेस 2014 में जहां बीजेपी उसको छोड़ कर गई थी, हाशिए पर पटक के गई थी, वहीं दिखती है, बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या होगा? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।